वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो हमने पिछला टॉपिक देखा था डीएनए डैमेज, उसके कंटिन्यूशन का ही एक टॉपिक लेकर आए हैं, डीएनए रिपेयर। टॉपिक थोड़ा सा समझने में आपको कहीं क्रिटिकल लग सकता है। ये टॉपिक बेसिकली एमएससी बायोटेक और एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के सिलेबस में है। थोड़ा सा समझने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कहीं नोट भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जो मैं समझाऊँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उतना ही नोट करिएगा, है ना। अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें हम टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर देखेंगे, मिसमैच रिपेयर, बेस एक्सक्रीशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर, डायरेक्ट रिवर्सल, एसओएस रिपेयर और रिसेंट स्टडीज़ देखेंगे। सबसे पहले डीएनए रिपेयर का मतलब क्या है हम ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए में कोई भी गलत बेस पेयरिंग हो जाती है, एडिनाइन यदि थायामीन से न जुड़ के क्वानिन से जुड़ जाए या साइटोसिन से जुड़ जाए तो ये एक प्रकार की म्यूटेशन क्रिएट कर देता है। और ये जो रॉन्ग बेस पेयरिंग है, या तो ये या कोई डीएनए का टुकड़ा डिलीट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए डीएनए में, तो वो डीएनए डैमेज कहलाता है। तो इन दैट केस एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इस डैमेज को ख़त्म कर सके। अदरवाइज गलत डीएनए रेप्लिकेट होगा, गलत डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होगा और पूरी की पूरी जो सेल साइकिल है, पूरा का पूरा जो सेल डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो डीएनए रिपेयर की प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चले। तो कौन कौन से टाइप के जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं वो होते हैं, ये हम देख लेते हैं। एक होता है मिसमैच रिपेयर, बेस एक्सक्रीशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर, डायरेक्ट रिपेयर और एसओएस रिपेयर, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मिसमैच रिपेयर की। डीएनए मिसमैच रिपेयर रिकॉग्नाइजेस द रिपेयर एरेनियस इंसर्शन, डिलीशन, मिसकॉर्पोरेशन ऑफ बेसिस दैट कैन अराइज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो भी गड़बड़ियाँ डीएनए के अंदर आती हैं, वो सभी गड़बड़ियाँ जो हैं वो, जैसे कि अगर कोई गलत बेस पेयर लग गया हो, अगर कुछ डिलीट हो गया हो, डुप्लीकेट हो गया हो, या कोई किसी भी तरह का डैमेज डीएनए में हुआ हो, कोई भी मिसमैच वहाँ पर हो गया हो, जैसे अगर एडिनाइन थायामीन से न जुड़ के ग्वानिन से जुड़ गया हो, या डीएनए का कोई टुकड़ा डिलीट हो गया हो, या कोई एक्स्ट्रा टुकड़ा मतलब डुप्लीकेट हो गया हो, इन सभी तरह के रिपेयर मैकेनिज्म्स में सबसे अच्छा रहता है ऐसी कंडीशन में मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, जो कि जीनोमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है और सेल का हीमियोस्टेसिस भी। हीमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में कितना भी परिवर्तन हो, मगर अंदर का एनवायरनमेंट स्थिर रखने की जो प्रक्रिया होती है वो हीमियोस्टेसिस कहलाती है। जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तब भी 37 ही रहता है। ये जो इंटरनल स्टेट को मेंटेन करके रखने की प्रक्रिया है डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज हीमियोस्टेसिस। ठीक है, तो अब जैसे जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है, इट इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय 20 to 400 फोल्ड इन इकोलाई। इस तरह का रिपेयर जो प्रोसेस होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है उसकी एक्यूरेसी को, कि वो सही तरीके से हो, उसको भी बढ़ा देता है। जो मिसमैच रिपेयर मशीनरी है, इट डिस्टिंग्विशेस दी न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड फ्रॉम दी टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड और न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड में फ़र्क करना ये रिपेयर प्रोसेस जो है ये जानता है। Nowadays, two types of NMR mechanism have been demonstrated. One is expected to be employed by eukaryotes and the majority of bacteria, and the other is said to be specific to E. coli and some bacteria. NMR मतलब ये जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो दो तरह के रिकॉग्नाइज हुए हैं। एक जो है वो यूकेरियोट्स और काफ़ी सारे दूसरे बैक्टीरिया में पाया जाता है, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो स्पेसिफिकली ई कोलाई और कुछ लिमिटेड बैक्टीरिया में पाया जाता है। दैन मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स। कौन कौन से मिसमैच रिपेयर प्रोटीन होते हैं? तो मिसमैच रिपेयर इज अ हाईली कंजर्व प्रोसेस फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। द फर्स्ट एविडेंस फॉर मिसमैच रिपेयर वाज ऑब्टेन्ड इन एस निमोनियाई। हेक्स ए एंड बी जीन इसके निमोनियाई के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले कहाँ स्टडी करा गया, याद रखिएगा, एस निमोनियाई में स्टडी किया गया। सब्सिक्वेंटली वर्क्स ऑन ई कोलाई हैव बीन आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ जीन
दैट इज़ व्हेन म्यूटेशनली इनएक्टिवेटेड कॉज हाइपर म्यूटेशनेबल स्टेन्स। काफ़ी सारे जीन्स ऐसे आइडेंटिफाई करे गए हैं ई कोलाई में जो कि म्यूटेशन के बाद चेंजेस कॉज करते हैं डीएनए में। एंड द जीन प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर कॉज म्यूट प्रोडक्ट्स। इनके जो ऐसे जीन से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको म्यूट प्रोडक्ट बोलते हैं। दे आर द मेजर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ई कोलाई के अंदर ऐसे काफ़ी जीन आइडेंटिफाई करे गए हैं जो कि म्यूटेशनली इनएक्टिव होते हैं, जिनको हाइपर म्यूटेबल जीन्स कहा जाता है, जिनमें कि म्यूटेशन नहीं होता, इनएक्टिव होते हैं। और ऐसे जीन कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि म्यूट प्रोडक्ट कहा जाता है। और यही इन्हीं जीन से बनने वाले जो म्यूट प्रोडक्ट होते हैं ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम का मेजर हिस्सा बनाते हैं। 3 of these proteins are essential in detecting the mismatch and directing the repair machinery। और 3 ऐसे म्यूट प्रोटीन जो हैं वो अहम हिस्सा होते हैं मिसमैच रिपेयर का और रिपेयर मशीनरी का। वो 3 म्यूट प्रोटीन कौन कौन से? म्यूट एस, म्यूट एच और म्यूट एल। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि म्यूटेबल जीन से, इनएक्टिवेटेड म्यूटेबल जीन से, सुप्त अवस्था के म्यूटेबल जीन से बनते हैं और मिसमैच रिपेयर का मेजर हिस्सा है। म्यूट एस फॉर्म्स अ डाइमर म्यूट S2 दैट रिकॉग्नाइजेज द मिसमैच बेस पेयर ऑन द डॉटर स्ट्रैंड एंड बाइंड्स टू द म्यूटेटेड डीएनए। म्यूट एस का काम होता है एक डाइमर म्यूट S2 बनाना जो कि जहाँ पे मिसमैच हुआ है उस जगह को रिकॉग्नाइज करता है और म्यूटेटेड डीएनए के उस हिस्से से जाकर के बाइंड कर जाता है। म्यूट एच जो है इट बाइंड्स एट द हेमीमिथाइलेटेड साइट अलोंग द डॉटर डीएनए बट इट्स एक्शन इज लेटेंट बीइंग एक्टिवेटेड ओनली अपॉन कांटेक्ट विथ म्यूट एल डाइमर। और म्यूट एच जो रहता है वो डॉटर रीजन पर जाकर बाइंड कर जाता है और केवल तब एक्टिवेट होगा जब म्यूट एल उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, है ना। और म्यूट एल का जो डाइमर म्यूट L2 होता है बाइंड्स टू द म्यूट एस डीएनए कॉम्प्लेक्स एंड एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन म्यूट S2 एंड म्यूट H एक्टिवेटिंग द लेटर। और म्यूट एल जो होता है वो जाकर म्यूट मीडिएटर की तरह काम करता है म्यूट S2 और म्यूट H के बीच में। और जैसे ही म्यूट एल इन दोनों को जोड़ेगा वैसे ही म्यूट H का एक्टिवेशन हो जाएगा। मतलब म्यूट H जो है वो कहाँ जुड़ा था? जहाँ पे मिसमैच हुआ था डॉटर स्टैंड में, वहाँ जाके जुड़ा था। म्यूट H कहाँ जुड़ा? वो भी डॉटर स्टैंड के हेमीमिथाइलेटेड एरिया पे जुड़ा लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहा। म्यूट H एक्टिवेट कब हुआ? जब म्यूट L2 बनकर आया और उसने म्यूट S और म्यूट H दोनों के बीच में बिचौले व्यक्ति का रोल प्ले किया, मीडिएटर का रोल प्ले किया और इन तीनों के मिलते ही म्यूट H का भी एक्टिवेशन हो गया। म्यूट S ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और म्यूट L का काम था म्यूट H को एक्टिवेट कराना। इससे क्या हुआ? डीएनए इज लूप्ड आउट टू स्ट्रेच फॉर द नियरेस्ट मिथाइलेटेड साइट टू मिसमैच। इससे डीएनए का लूप जो है वो खुलने लगा और उसने मिसमैच की साइट को ढूंढा और जो कि थोड़ी दूरी पर थी। अपॉन द एक्टिवेशन ऑफ म्यूट S डीएनए कॉम्प्लेक्स म्यूट H निक्स द डॉटर स्टैंड नियर द हेमीमिथाइलेटेड साइट। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स जो बना था म्यूट S, म्यूट H और म्यूट L के बीच में, इसके बनते ही, इसके एक्टिवेट होते ही जो म्यूट H है वो क्या करेगा? डॉटर स्ट्रैंड को निक कर देगा और डॉटर स्ट्रैंड पे जहाँ मिसमैच है उस एरिया को निक कर देगा। और म्यूट L क्या करेगा? रिक्रूट्स UVRD हेलिकेज सेकेंड टू सेपरेट द 2 strands with a specific 3-5- polarity. The entire mute SHL complex then slides along the DNA in the direction of the mismatch, liberating the strand to be exercised as it goes, and exonucleus trails the complex and digests the DNA tail. The exonucleus recruit is dependent on which site of the mismatch H incises the strand 5-3-. If the nick is made by mute H on the 5- end of the mismatch, either reg J or exo 8 is used. However, if the nick is made on the 3- end, then exol 3-5- is used. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना। बिल्कुल भी मत वो घबराइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि जो मिसमैच रिपेयर प्रोटीन जो है उसके अंदर क्या होता है, किस तरह का रिपेयर होता है? वो एक्चुअली 3 प्रकार के हाइपर म्यूटेटेड जीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव अवस्था में होते हैं। ई कोलाई के अंदर ये जीन पाए जाते हैं। इन जीन के 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाता है ये जीन जिसको हम म्यूट प्रोटीन बोलते हैं। ये म्यूट प्रोटीन जो है ये एक अहम भूमिका प्ले करते हैं किसमें? रिपेयर मैकेनिज्म में। ये म्यूट प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, म्यूट S, म्यूट H
और म्यूट एल। म्यूट एस जो होता है वो डाइमर बनाता है म्यूट S2, H जो है वो H2 बनाता है और L जो है वो L2 बनाता है। लेकिन म्यूट S2 जो रहता है वो सबसे पहले जाके डॉटर स्ट्रैंड पे जुड़ जाता है और म्यूटेटेड डीएनए को बाइंड कर जाता है ना। और म्यूट H जो होता है वो भी डॉटर स्ट्रैंड के हेमी मिथाइलेटेड एरिया पे जाके बाइंड करता है ना। और म्यूट L2 जो होता है उसका काम होता है मध्यस्थता कराना, मीडिएशन कराना बिटवीन म्यूट S एंड बिटवीन म्यूट H। तो जैसे ही म्यूट L2 यहाँ पर जाकर इनके बीच में मध्यस्थता कराता है, मीडिएशन कराता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम म्यूट S कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और म्यूट H जैसे ही इनको म्यूट L जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा म्यूट H भी एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। म्यूट H का एक्टिवेशन होते ही ये जो म्यूट S डीएनए कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ इतना समझो कि म्यूट S, म्यूट L और म्यूट H तीनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को मीडिएट कौन करवाएगा? म्यूट L करवाएगा। म्यूट L एक्टिवेट कर देगा म्यूट H को, ठीक है। और म्यूट S डीएनए कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और ये निक करना चालू करेगा डॉटर स्ट्रैंड को, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो म्यूट L है उसका काम है डीएनए हेलिकेज को एक्टिवेट करना। और डीएनए हेलिकेज ही हमने पढ़ा है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने बताया था। तो जैसे ही ये म्यूट L एक्टिवेट हुआ, म्यूट S कॉम्प्लेक्स बना, स्ट्रैंड्स का सेपरेशन होगा, क्योंकि आपका जो गलत बेस पेयर इनकॉर्पोरेट हुआ है वो हटेगा कैसे? जब स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। तो ये जो आपका हेलिकेज है ये 3'5' पोलैरिटी में काम करेगा और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स म्यूट S कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो डीएनए को डायरेक्शनली मूव कराएगा और जो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से अलग करेगा। और एक एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे काम करेगा जो कि डीएनए की टेल को डाइजेस्ट करेगा। अब मेरा अपना मुद्दा क्या है, अभी तक उन्होंने जहाँ गलती हुई थी उस साइड को पकड़ लिया। अब डीएनए हेलिकेज काम करेगा, जहाँ गलती हुई है, मिसमैच हुआ है, उस साइड के ऊपर काम करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करेगा। और अलग होते ही जो एक्सोन्यूक्लियस है वो मिसमैच की साइड के ऊपर 5'3' डायरेक्शन में निक लगाएगा। अगर तो निक जो है वो म्यूट H प्रोटीन लगाता है तो वो 5' एंड ऑफ द बेस मिसमैच पर निक लगेगा और उसमें या तो रेक J या एक्सो 8 ये एक्सोन्यूक्लियस यूज़ होंगे। और अगर निक जो है वो 3' एंड पर लगता है, यानी अगर जो ब्रेकेज है 5' एंड से चालू होता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम या वो काम करेगा, प्रोटीन रेक J काम करेगा या एक्सो 8 काम करेगा। और अगर जो निक है, निक मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो मिसमैच को हटाने का जो एक निक क्या बोलेंगे यार, उसको इंसिजन बोलेंगे, कट लगेगा, कट जो लगेगा मिसमैच बेस पेयर को हटाने का, वो अगर 3' डायरेक्शन में लगता है तो यहाँ पे एक्सोल जो है वो यूज़ होगा जो 3'5' डायरेक्शन का एंजाइम है। और अगर ये निक 5' डायरेक्शन में लगता है तो यहाँ पे रेक J या एक्सो 8 यूज़ होगा जो कि 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है एक प्रकार का, ठीक है। तो मतलब पहले ये तीनों म्यूट प्रोटीन जगह को रिकॉग्नाइज करेंगे कि गड़बड़ी कहाँ है, उस जगह पर निक लगवाएंगे और वहाँ हेलिकेज की मदद लेके डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे और फिर निक लगेगा और जो गलत बेस पेयर इनकॉर्पोरेटेड है वो हट जाएगा। Entire process ends past the mismatch site, that is both the site itself and surrounding its nucleotide are fully exercised. The single strand gap created by exonucleus is then repaired। और जैसे ही आपने जगह रिकॉग्नाइज करी कि भैया मिसमैच कहाँ है, प्रोटीन ने आपसे म्यूट S कॉम्प्लेक्स बन गया, उसने बताया, रिकॉग्नाइज करवाया कि यहाँ गड़बड़ी है, हेलिकेज ने उस स्ट्रैंड को खोल दिया, ठीक है। ये जो दो प्रोटीन थे इनकी मदद से या तो 5' डायरेक्शन पे निक लग गया या 3' डायरेक्शन पे निक लग गया। निक के लगते ही जो गलत बेस था वो हट गया और जो सही बेस था वो इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जो गैप्स क्रिएट हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो डीएनए रेप्लिकेशन में भरता है वैसे ही गैप्स को भर दिया, है ना। और एक सही डीएनए, सही डॉटर स्ट्रैंड जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ जो सारा खेल है वो म्यूट S, म्यूट H और म्यूट L के कॉम्प्लेक्स का है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, जगह रिकॉग्नाइज कराएगा कि बताइए गड़बड़ी कहाँ है,
हैं। जैसे ही जगह रिकॉग्नाइज हुई, हेलिकेज जो है वो एक्शन में आएगा, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलेगा और या तो 5' डायरेक्शन में निक लगाएंगे रेग जे प्रोटीन और एक्सोन्यूक्लियस, या 3' डायरेक्शन में निक लगेगा, गलत गड़बड़ी वाला बेस हटेगा और नया बेस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो मैंने बोला है उन शब्दों को अगर आप अपने शब्द में लिख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसकी लैंग्वेज पे जाएंगे तो लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ मेरे बोले के ऊपर आप ध्यान दें। ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये था हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सेकेंड रिपेयर सिस्टम की, जो है बेस एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम। Base excretion repair involves the recognition and the removal of single damaged base। अगर कहीं किसी एरिया में सिर्फ एक बेस की गड़बड़ी हुई है, सिर्फ अगर एडेनाइन के सामने थायामीन की जगह यूरेसिल आ गया, सिर्फ यही गड़बड़ी, ऊपर मैंने कहा था कि बेस गलत लग गया, कोई टुकड़ा डिलीट हो गया, कोई डुप्लीकेट हो गया, कुछ उलट गया, इन्वर्ट हो गया, तब होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाला रिपेयर सिस्टम कब काम करेगा? जब केवल गलत बेस, एक बेस की गड़बड़ी हुई है, कोई एक बेस पेयरिंग गलत हो गई है, तो बेस एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम काम करेगा। दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्स अ फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोलेसिस। ग्लाइकोलेसिस फैमिली के एंजाइम जो हैं वो इस तरह के रिपेयर सिस्टम में काम करते हैं। द एंजाइम्स रिमूव द डैमेज्ड बेस पेयर्स, और एंजाइम क्या करते हैं? डैमेज्ड बेस पेयर को रिमूव करते हैं और एक साइट बना लेते हैं जिन्हें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाकर के रिपेयर करता है बिफोर द न्यूक्लियोटाइड गैप इन द डीएनए स्ट्रैंड इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। एक साइट बन जाती है जहां पर ये एंजाइम काम करते हैं, पहले गलत बेस को हटाएंगे और फिर सही बेस इनकॉर्पोरेट कराएंगे। सिंगल बेसिस ऑफ डीएनए लाइक एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन आर ससेप्टेबल टू डैमेज बाय स्पॉन्टेनियस अल्काइलेशन और डीएमिनेशन। कभी कभी क्या होता है, जो बेसिस होते हैं डीएनए के उनमें अल्काइलेशन या डीएमिनेशन, अल्काइलेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अल्काइल ग्रुप और डीएमिनेशन मतलब अमीन ग्रुप का रिमूवल या फिर ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का एडिशन, इन कारणों से गलत बेस का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। इनमें से कुछ भी हो जाए तो गलत बेस जुड़ जाएगा। तो ये अत्यंत आवश्यक बन जाता है कि ग्लाइकोलेज ग्रुप ऑफ एंजाइम उस गलत बेस को हटाकर सही बेस को इनकॉर्पोरेट कराए। ठीक है, बेस एक्सक्रीशन रिपेयर जो है वो 5 बेसिक स्टेप्स में होता है, बिगिनिंग विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ म्यूटेटेड बेस फ्रॉम डीएनए हेलिक्स बाय एन एंजाइम नोन एज डीएनए ग्लाइकोलाइज। डीएनए ग्लाइकोलेज सबसे पहले शुरुआत करता है गलत बेस पेयर जो लग गया है उसके रिमूवल की ये शुरुआत करता है। ठीक है, गलत बेस जो लगा था उसको रिमूव किया, फिर नेक्स्ट एन एंजाइम कॉल्ड एज एपी एंडोन्यूक्लियस मेक्स एन इंसिजन एट द एब्सिसिक साइट क्रिएटिंग अ ब्रेक और निक इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को चालू करो। सॉरी मैं गलत बोल गई, जो डीएनए ग्लाइकोलेज है ना वो सबसे पहले क्या करेगा, वो आइडेंटिफिकेशन करेगा कि गलत बेस पेयर कहाँ पे लगा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने देख लिया कि गलती हुई कहाँ है, उस गलती को पकड़ा। अब सेकंड नंबर पे क्या होता है कि गलती को पकड़ने के बाद क्या करेगा, एक एंजाइम होता है एपी एंडोन्यूक्लियस जो कि वहाँ निक लगाएगा, वहाँ एक छोटे सा कट लगाएगा कि यहाँ गलती हुई है, तुम गलत बेस इनकॉर्पोरेट हुए, तुम हट जाओ यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, creating a break or nick in the DNA. The site is then cleaned in which various intermediate products from the strand break and lingering chemicals are enzymatically removed in the preparation for repair synthesis. और उसके बाद क्या होता है, साइट एक क्रिएट हो गई, स्टैंड जो टूटा है वो पूरा टूट जाएगा और उसको रिमूव कर दिया जाएगा और तैयारी कर दी जाएगी कि नया और सही बेस जो है वो आकर जुड़ जाए। इन दी फाइनल 2 steps, 1 or more nucleotides are synthesized to fill the gap and the nick in the DNA strand is sealed। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, हाँ ये तो तुम्हें पता है। देखो क्या बोला, बहुत साधारण भाषा में समझो क्या हुआ। सबसे पहले जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज थे, जो बेसिकली ये बेस रिपेयर सिस्टम जो है ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के काम करने पर डिपेंड करता है। उसका प्रथम काम है आइडेंटिफाई करना कि गलती हुई कहाँ है। जैसे ही उसने देखा गलती यहाँ हुई है, एपी एक्सोन्यूक्लियस आ गया उस पर्टिकुलर गलत बेस को रिमूव करने
ने। एपी न्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस ने कहा तुम गलत लग गए हो, तुम यहाँ से हट जाओ। एपी एक्सोन्यूक्लियस ने उस गलत बेस को हटाया, तो जो गंदगी गलत बेस के हटने के कारण जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स हुआ था वो सब क्लीन हो गई। और फाइनली क्या हुआ, आखिरी के 2 स्टेप्स में जो सही न्यूक्लियोटाइड जो सही बेस पेयर ऐड होना था वो ऐड हो गया, और जो गैप क्रिएट हुए उन्हें डीएनए पॉलीमरेज 3 सील कर देगा, और जो कुछ भी ज्वाइन करने के फ्रेगमेंट्स उन्हें डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि जो बेस एक्सक्रीशन रिपेयर है वो कौन कौन से एंजाइम वहाँ लगते हैं, तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज लगता है मेनली, और एपी एक्सोन्यूक्लियस लगता है ना। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज गलती को आइडेंटिफाई करेगा, और जो एपी एक्सोन्यूक्लियस है गलत बेस पेयर को हटा के सही बेस पेयर को वहाँ जोड़ेगा। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज में क्या है, एक्चुअली एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट डैमेज्ड बेसिस। इट इज ऑल्सो एबल टू रिमूव एनी डीएनए बेसिस दैट आर साइटोटॉक्सिक। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज में ये क्षमता है कि वो गलत जुड़े हुए बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकता है और सही बेसिस का एडिशन कर सकता है ना। एंड सम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज हैज शोन टू बी बाईफंक्शनल। कुछ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ऐसे होते हैं जो कि बाईफंक्शनल होते हैं और एफोरमेंशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ शो करते हैं, और जो डीएनए बैकबोन है उसे क्लीव कर सकते हैं। बहुत सारे डीएनए ग्लाइकोलेज जो हैं वो नोन हैं, ये और देख लेना, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, सिंगल स्ट्रैंड सेलेक्टिव नॉन फंक्शनल यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोलेज एंड थायामीन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का काम है कहाँ गलत बेस पेयर इनकॉर्पोरेट हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना। एपी एक्सोन्यूक्लियस का काम है उस गलत बेस पेयर को हटाना, जिसके बाद उस जगह की क्लीनिंग होगी और सही न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और इस तरह से सही जो डीएनए है उसका निर्माण हो जाएगा। तीसरा तरीके का जो सिस्टम है वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर एक वाइड स्प्रेड मैकेनिज्म है फॉर रिपेयरिंग डैमेज टू डीएनए एंड रिकॉग्नाइजेस मल्टीपल डैमेज्ड बेस। ये एक बहुत ही माना हुआ मैकेनिज़्म है जो कि डीएनए रिपेयर के लिए मुख्यतः यूज़ होता है, और कई जगह अगर बेस डैमेज हुआ हो, डीएनए का डैमेज अगर एट मल्टीपल साइट है, कहीं जगह अगर डीएनए का डैमेज हुआ है तब ये मैकेनिज़्म जो है ये यूज़ होता है। द मैकेनिज़्म इज़ यूज टू रिपेयर द फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर फ्रॉम यूवी लाइट विद इन ह्यूमन। ये ज़्यादातर अगर यूवी लाइट से म्यूटेशन हुआ है ह्यूमन के अंदर तो ये मैकेनिज़्म काम करता है। प्रोसेस इन्वॉल्व the recognition of damage which is then cleaved on both the side by exonuclease before synthesis of DNA resynthesis by DNA polymerase। ये जो प्रोसेस है इसमें सर्वप्रथम जो जिस साइट पे डैमेज हुआ है, किसी भी प्रोसेस में ये ध्यान रखना कि सबसे पहले डैमेज की साइट रिकॉग्नाइज होती है। ऊपर मैंने बताया था कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ये काम करता है, यहाँ पर भी कुछ न कुछ मैकेनिज्म चलेगा जिससे सबसे पहले कहाँ गड़बड़ हुआ है वो रिकॉग्नाइज होगा, उसके बाद वो जो साइट है वो एंडोन्यूक्लियस द्वारा गड़बड़ी की साइट को क्लीव कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सही बेस इनकॉर्पोरेट करके रीसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरीके से चलता है। तो यूकेरियोट्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर होता है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकेरियोट्स देन इन प्रोकैरियोट्स, बट द जनरल प्रिंसिपल इज सिमिलर। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स होता है यूकेरियोट्स में प्रोकैरियोट्स की अपेक्षा, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। There are 9 major proteins involved in the जो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर होता है इसमें 9 मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ प्रोटीन में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये डिजीज कंडीशन को जन्म दे सकता है डेफिनेटली, क्योंकि रिपेयर मैकेनिज्म है। अगर इसको ठीक करने वाला एंजाइम ठीक नहीं है तो ये जो रिपेयर प्रोसेस है ये ठीक से नहीं चलेगी और किसी भी एबनॉर्मलिटी को जन्म दे देगी। अब ये जो है XPA, PB, PC, PD, PE, PF और PG, ये सब ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड CSA एंड CSB रिप्रेजेंट दी प्रोटीन लिंक्ड टू कोकाइन सिंड्रोम। ठीक है, ये जो प्रोटीन मैंने ऊपर नाम लिए, अगर इनमें से किसी में भी डेफिशिएंसी होती है तो ये जो न्यूक्लियस एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम है
न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम है, ये प्रॉपरली नहीं चलेगा और इसके प्रॉपरली न चलने के कारण एक डिजीज़ होगा कोकाइन सिंड्रोम। इस डिजीज़ का नाम रखना, ये डीएनए याद रखना, ये डीएनए रिपेयर में गड़बड़ी होने के कारण जो आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम है उसका ठीक से न चलने के कारण ये डिजीज़ होता है। एडिशनली द प्रोटीन ERCC1, RPA, RAD28A, RAD23B ऑल्सो पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर। ये जो मैंने नाम लिए ये सभी प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर के इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। किसी भी प्रोटीन में म्यूटेशन जो है वो पूरे के पूरे रिपेयर सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा और रिपेयर सिस्टम रुक जाएगा और ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन क्रिएट होगा। A more complex list of protein involved in NER is found below. Eukaryotic nucleotide excretion repair can be divided into two subpathways. जो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम यूकेरियोट्स में होता है वो दो प्रकार के सब पाथवे में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है ग्लोबल जीनोमिक NER एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER। नंबर 2 है ट्रांसक्रिप्शन क्रिपल्ड NER। मतलब NER जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर वो यूकेरियोट्स में दो प्रकार से होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है जीनोमिक NER और नंबर 2 जो होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER। 3 different sets of proteins are involved in recognition DNA damage for each subpathway। 3 डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए डैमेज रिकॉग्नाइज करने में और अलग अलग पाथवे में यहाँ अलग अलग एंजाइम्स का रोल होता है। आफ्टर डीएनए रिकॉग्निशन 3 सब पाथवे कवरेज फॉर द स्टेप ऑफ ड्यूअल इंसिशन रिपेयर एंड लाइगेशन। डीएनए के जैसे ही डैमेज साइट रिकॉग्नाइज होती है वैसे ही फिर डैमेज साइट रिकॉग्नाइज होने के बाद दूसरे प्रोटीन आ जाते हैं जो कि इंसर्शन यानी निक लगाते हैं, रिपेयर करते हैं और रिपेयर्ड एरिया को वापस से सील कर देते हैं, लाइगेशन कर देते हैं, यानी डीएनए लाइगेज की मदद से वो एरिया सील हो जाता है। यानी देखो अलग अलग प्रोटीन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 पाथवे चलते हैं जीनोमिक NER और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER। और सबसे पहले इसमें भी साइट रिकॉग्नाइज होती है, गलती पकड़ी जाती है, गलती को हटाया जाता है, निक लगाकर उस जगह से स्ट्रैंड खुलता है, वो गलत बेस पर हटता है, रिपेयर होता है और वो गलत जो छोटे टुकड़े रिपेयर के होते हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है और एरिया सील हो जाता है ना। ये तब होता है बेस रिपेयर सिस्टम जब मल्टीपल साइट पे डैमेज हुआ है। ऊपर वाला जो हमने देखा था वो सिंगल साइट पे डैमेज हो तब चल रहा था, ठीक है। देन प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस कैसे होती थी? प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर इज कंट्रोल्ड इन इकोलाई बाय UV-ABC एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। UVR-ABC एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक मुख्यतः एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज अ मेजर एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और इसमें UVR प्रोटीन्स होते हैं जिसमें UVA, UVB, UVC और DNA हेलिकेज सेकेंड होते हैं। यानी कि देखो UVR-ABC एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स किससे मिलके बना होता है? UVR-A-B-C और DNA हेलिकेज सेकेंड से, इन सब से मिलके बना होता है। फर्स्ट जो UVR-A और B हैं वो जो हैं DNA को स्कैन करते हैं और UVR-A जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हेलिक्स के अंदर डिस्टॉर्शन के कहाँ गड़बड़ी हुई है, ये UVR-A रिकॉग्नाइज करता है। Caused for simple example by pyrimidine dimer when the complex recognizes such a distortion। जब कॉम्प्लेक्स ढूंढ लेता है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है तब क्या होता है, जो UVR-A सब यूनिट होता है इट लीव्स एंड UVR-C प्रोटीन कम्स इन एंड बाइंड टू द UVR-B मोनोमर एंड हेंस फॉर्म्स अ न्यू UVR-BC डाइमर। UVR-A का काम क्या? ढूंढो कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। जैसे ही उसने गड़बड़ी ढूंढी वो हट गया, कौन आ गया? UVR-C आ गया, जो एक UVR-B से जुड़ गया और एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया UVR-BC। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, UVR-A का काम है गड़बड़ी ढूंढना, गड़बड़ी ढूंढी उसने, हट गया, कौन आ गया? UVR-C आ गया। UVR-C ने जैसे ही आया उसने UVR-B को भी बुला लिया और एक कॉम्प्लेक्स बन गया UVR-BC। अब UVR-B का काम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 4 न्यूक्लियोटाइड को ये क्लीव करता है। मतलब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना होता है 4 न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड्स डाउनस्ट्रीम द डीएनए डैमेज, है ना। मतलब डीएनए डैमेज जो है उसके डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जो एक बॉन्ड बना होता है उसको ये क्लीव करता है। एंड UVRC क्लीव्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 8 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ द डीएनए डैमेज। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे ये बताना क्लास में कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग सर्च करके बताना, फिर मैं बताऊंगी, है ना। तो UVR जो B होता है वो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा कहाँ से, 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम पोजीशन से। और UVRC जो होगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा कहाँ से, 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, जहाँ डीएनए डैमेज हुआ है उस जगह के 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा, UVRB। और उसी जगह के 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम से कौन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो UVRC ब्रेक करेगा, ठीक है। और एक 12 एक्सरसाइज सेगमेंट जो पूरा का पूरा डैमेज्ड एरिया है वो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। देन डीएनए हेलिकेज सेकेंड, जिसको कई बार UVRD भी कहते हैं, वो आता है फिर, और जो गलत सेगमेंट अटैच हो गया था उसको एक्सरसाइज सेगमेंट बाय एक्टिवली ब्रेकिंग उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अलग कर देगा और सही बेस फिर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और जो गैप क्रिएट हुआ है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा और डीएनए लाइगेज के द्वारा वो टुकड़े ज्वाइन हो जाएंगे जो सही वाले क्रिएट हुए हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट की वजह से वो जो गैप क्रिएट हुआ है वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और जो ये बेस एक्सक्रीशन प्रोसेस है ये बहुत सिमिलर है हायर सेल्स में, है ना। और काफ़ी सारे इकोलाई में ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर भी देखना बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। देखो एक बार मैं फिर से समअप कर देती हूँ। इकोलाई में जो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम होता है ना, वो UVRABC कॉम्प्लेक्स एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा रेगुलेट होता है, जहाँ ABCD और डीएनए हेलिकेज सेकेंड ये सब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले UVRA और B का जो कॉम्प्लेक्स है वो डीएनए को स्कैन करता है और गड़बड़ी की जगह ढूंढता है। इसमें लीडिंग रोल कौन प्ले करता है, UVRA। वो गलत जगह को रिकॉग्नाइज करता है और जैसे ही वो गलत जगह को रिकॉग्नाइज करेगा वैसे ही वो हट जाएगा और C वाला जो UVRC है प्रोटीन उसको कहेगा तुम टेक ओवर करो। UVRC UVRB के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एक डाइमर बनाएगा, जिसमें UVRB का काम क्या है, डैमेज की जो जगह है उससे 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम पर वो जाकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगा, और जो UVRC है वो डैमेज की जगह से 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पर जाकर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसे तोड़ेगा। ऐसे ही पूरा का पूरा हम देखेंगे कि 12 न्यूक्लियोटाइड का जो एरिया है वो पूरा का पूरा उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गए हैं। अब डीएनए हेलिकेज आ जाएगा, अपना रोल प्ले करेगा। वो क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में बने थे उनको ब्रेक करेगा और छोटे छोटे जो करेक्ट टुकड़े हैं उनको लगाएगा और डीएनए लाइगेज उस करेक्ट बेस पेयर के एरिया को करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा और जो गैप क्रिएट हुआ है उसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो वहाँ से रिमूव कर देगा। ये है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इकोलाई के अंदर, ठीक है। UVR कॉम्प्लेक्सेस कौन सा प्रोटीन क्या काम करता है, नेट स्लेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। UVRA क्या करता है, B क्या करता है, C क्या करता है, D क्या करता है और डीएनए हेलिकेज सेकंड क्या करता है। कौन 3 अपस्ट्रीम जो है वो बॉन्ड की क्लीवेज कराता है 8 न्यूक्लियोटाइड पे, कौन 4 न्यूक्लियोटाइड पे कराता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। TCNER also exist in bacteria and is mediated by TRCF proteins, और TCR जो है वो भी TRCF प्रोटीन से रेगुलेट होता है। ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया का रिपेयर सिस्टम है। TRCF is an SF2 ATPase that uses ATP hydrolysis to translocate on dsDNA upstream of transcription, double and forward translocate RNA polymerase, thus initiating dissociation between। ठीक है, ये एक और रिपेयर सिस्टम बताया बैक्टीरिया में, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप तो बस वो जो ऊपर वाला है ना न्यूक्लियोटाइड रिपेयर एक्सक्रीशन सिस्टम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उन दोनों को अच्छे से देख लेना और साथ ही देख लेना कि कौन कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है, वो क्या क्या करता है। नेट स्लेट के हिसाब से डीएनए डैमेज इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे नेट हो, स्लेट हो या MPPSC हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डायरेक्ट रिवर्सल, ये एक और रिपेयर मैकेनिज्म है डायरेक्ट रिवर्सल। देखते हैं ये कैसे होता है। मोस्ट डैमेज टू डीएनए इज रिपेयर्ड बाय रिमूवल ऑफ डैमेज बेसिस फॉलोड बाय रीसिंथेसिस ऑफ एक्सरसाइज स्टैंड। ज़्यादा
ज़्यादातर जो डीएनए रिपेयर होता है उसमें पहले डैमेज बेस रिकॉग्नाइज होता है, रिमूव होता है और फिर नया बेस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है. सम लेशंस इन डीएनए हाउएवर कैन बी रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डीएनए डैमेज. कभी कभी डीएनए में ऐसे लेशन, ऐसे कट लगते हैं जो कि डायरेक्ट रिवर्सल के मैकेनिज्म के द्वारा भी रिपेयर हो सकते हैं, विच मे बी अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए डैमेज. और ये एक ज़्यादा इफेक्टिव मोड है डीएनए डैमेज से डील करने के लिए. ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ डीएनए डैमेज कैन बी रिपेयर्ड इन दिस वे. और इस तरीके से केवल कुछ डीएनए डैमेज रिपेयर किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली pyrimidine dimer resulting from exposure to ultraviolet light and alkylated guanine residue that have been modified by addition of methyl or ethyl group at the O- position of purine ring. देखो क्या होता है कि वो कह रहा है कि ऐसे कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ तरह के डैमेज हैं, जैसे अगर यूवी रेडिएशन से डैमेज हुआ है, अल्काइलेटेड गुआनिन रेसिड्यू से डैमेज हुआ है कि अल्काइलेटेड गुआनिन अटैच हो गया है, अगर मिथाइलेशन हो गया है डीएनए का, अगर इस तरह का कोई भी डैमेज है तो ऐसे डैमेज के अंदर डायरेक्ट रिवर्सल का जो मैकेनिज्म है वो यूज़ होता है और उससे डीएनए डैमेज रिपेयर होता है. यूवी लाइट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ डैमेज टू डीएनए, इज ऑल्सो thought to be studied from DNA damage in terms of repair mechanism. Its importance is illustrated by the fact that exposure to solar UV radiation is the cause of almost all skin cancers in human. UV radiation से जो होने वाला DNA डैमेज है वो बहुत घातक है. स्किन कैंसर जो कॉज होता है वो UV रेडिएशन के डैमेज के कारण ही कॉज होता है. A major type of damage induced by UV light is the formation of pyrimidine dimer. जब UV लाइट हमारे सेल पे पड़ती है तो pyrimidine dimer, मतलब जो pyrimidine बेसिस हैं DNA के, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, उनका डाइमर फॉर्मेशन कर देती है ना. और ये जो डाइमर हैं ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे से साइक्लोब्यूटेन रिंग के द्वारा, जिससे कि डबल बॉन्ड का सैचुरेशन हो जाता है बिटवीन 5 और 6 कार्बन. ठीक है, जो पिरिमिडीन से उनका डाइमर फॉर्मेशन कर देती है, ये डाइमर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जिससे क्या होता है, जो साइक्लोब्यूटेन रिंग होती है वो अफेक्ट होती है और डबल बॉन्ड सैचुरेट हो वो डबल बॉन्ड के सैचुरेशन के कारण जो 5 और 6 नंबर का कार्बन है उस पर एक डिफेक्ट जनरेट हो जाता है. और डाइमर फॉर्मेशन से क्या होता है कि डीएनए की जो चेन है, तुम तो बस ये याद रखो पिरिमिडीन डाइमर बन जाते हैं, जिससे कि जो डीएनए की चेन है और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों खराब हो जाते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो सारे प्रोसेस हैं ये प्रभावित हो जाते हैं, है ना. वन मैकेनिज्म ऑफ रिपेयरिंग यूवी इंड्यूस्ड पिरिमिडीन डाइमर इज द डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डाइमराइजेशन. एक प्रोसेस जिससे कि यूवी इंड्यूस्ड पिरिमिडीन डाइमर का रिपेयर किया जा सकता है वो प्रोसेस है डायरेक्ट रिवर्सल. ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रिएक्टिवेशन. इस प्रोसेस को फोटो रिएक्टिवेशन बोलते हैं बिकॉज एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम फिजिकल विजिबल लाइट टू यूटिलाइज टू ब्रेक द साइटोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर. क्या होता है कि अगर इस तरह का डीएनए डैमेज होता है तो इसमें एक साइटोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है और हमने देखा कि डाइमर फॉर्मेशन के कारण डीएनए की जो चेन है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो खराब होता है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस रुक जाती है. तो इस गलती को हम कैसे सुधारते हैं? फोटो रिएक्टिवेशन के कारण हम इसे सुधारते हैं. फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होता है, विजिबल लाइट का इस्तेमाल होता है जिससे कि जो साइटोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर गलत क्रिएट हो गया है उसका ब्रेक किया जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है. और ओरिजिनल पिरिमिडीन बेसिस रिमेन इन डीएनए नाउ रिस्टोर टू देयर नॉर्मल स्टेट. और जो डाइमर फॉर्मेशन था उसको भी तोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई थी और ओरिजिनल जो पिरिमिडीन्स हैं वो जो है वो वापस से आ जाते हैं. मतलब ओरिजिनल पिरिमिडीन ने जो डाइमर बनाया था, जो साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर गलत बन गया था, हम फोटो रिएक्टिवेशन से लाइट के इस्तेमाल से उस स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं. As might be expected from the fact that solar UV radiation is a major source of DNA damage for diverse cell types, the repair of pyrimidine dimer by photoreactivation is common to a variety of prokaryote and eukaryote cells, including E. coli, yeast and some species of plant and animal.
ठीक है, मतलब ये कि जिस तरह से डीएनए डैमेज का मेन स्रोत यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन पड़ी, पिरिमिडीन का डाइमर फॉर्मेशन हुआ, साइक्लोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर बना, डीएनए की चेन टूटी। इसे अगर ठीक करना है तो जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे लाइट से हुई गड़बड़ी को कौन काटेगा? लाइट ही काटेगा। फोटो रिएक्टिवेशन करवाएंगे, है ना, और जो है यूवी ये इसका विजिबल रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे, लाइट डालेंगे जिससे कि पिरिमिडीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिस्टोर होगा, लाइट वो जो डाइमर फॉर्मेशन हुआ है वो हटेगा। और ये जो है ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है। हालांकि ये यूनिवर्सल नहीं है, बहुत सारे स्पीसीज में एक मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन जब भी कभी लाइट से डैमेज होता है तो फोटो रिएक्टिवेशन उसे कट करने का एक अच्छा मेथड है। जहाँ लाइट डीएनए डैमेज कॉज करे वहाँ लाइट ही डीएनए रिपेयर का बेस बने, आधार बने, और जो डाइमर और साइक्लोब्यूटेन रिंग बन गई है उस डाइमर को तोड़े, नॉर्मल पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर को रिस्टोर करे, साइक्लोब्यूटेन रिंग को तोड़े और सही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो। Another form of direct DNA repair deals with the damage resulting from reaction between alkylated agent and DNA. Alkylating agent और DNA के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जब भी कभी अल्काइलेशन से डैमेज होता है तब भी ये मैकेनिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है ना। और एक केमिकल जो जिस बेस पे गलती हुई होती है उस बेस से वो गलती रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, अगर मिथाइलेशन हो जाए O6 पोजीशन ऑफ ग्यूनानाइन पे तो मिथाइलेटेड ग्यूनानाइन बेस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और तब फिर से यही मैकेनिज्म यूज़ होगा गुआनिन को सही करने के लिए, मिथाइलेटेड गुआनिन को रिप्लेस करने के लिए, है ना। तो इस तरह से रिपेयर मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। द लीजन कैन बी रिपेयर्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड O6 मिथाइल ग्यूनानिन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम है ये उस गुआनिन के अंदर जो चेंज आया है उसको ठीक करेगा। एंड पोटेंशियली म्यूटाजेनिक केमिकल मॉडिफिकेशन इज दस रिमूव्ड बाय ओरिजिनल गुआनिन इज रिस्टोर्ड। ठीक है, और ओरिजिनल गुआनिन को इस तरह से रिस्टोर कर लिया जाएगा, जो म्यूटेशन गुआनिन पे क्रिएट हुआ था उसे एक एंजाइम है O6 मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज, उसकी मदद से ठीक करा गया और इसलिए गुआनिन का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो रिस्टोर कर लिया गया और इस तरह से जो डैमेज हुआ था गुआनिन पे उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये जो रिपेयर सिस्टम है डायरेक्ट रिवर्सल वाला, ये बहुत कॉमन रिपेयर सिस्टम है। इसमें फोटो रिएक्टिवेशन का यूज़ होता है और फोटो रिएक्टिवेशन की मदद से ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब यूवी रेडिएशन से डैमेज हुआ हो, तो हम उसे लाइट की ही मदद से रेक्टिफाई करते हैं और जो पोजीशन होती है उसके ऊपर जो डाइमर्स बने होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, टूटते हैं वो, और सही जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो रिपेयर हो जाता है। ऐसे ही अगर गुआनिन का मिथाइलेशन हो जाए तो वो मिथाइलेशन भी इसी तरह से लाइट के मेथड से सही किया जा सकता है और करेक्ट स्ट्रक्चर जो गुआनिन का है वो रिस्टोर किया जा सकता है। जो मैं कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि उन शब्दों को पकड़िएगा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। खुद मुझे भी ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, मुझे बहुत बार पढ़ना पड़ा इसे समझने के लिए, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। देन SOS रिस्पॉन्स, जो लास्ट हमारा रिस्पॉन्स है वो है SOS रिस्पॉन्स। ठीक है, SOS रिस्पॉन्स जो होता है वो किस तरह से काम करता है? अ सिस्टम दैट रिपेयर सीवियरली डैमेज्ड बेसिस इन DNA बाय बेस एक्सक्रीशन एंड रिप्लेसमेंट इवन देयर इज़ नो टेम्पलेट टू गाइड बेस सिलेक्शन। यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं होता बेस सिलेक्शन को गाइड करने के लिए। प्रोसेस इज लास्ट रिसोर्ट फॉर रिपेयर एंड इज ऑफन द कॉज ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, द SOS रिस्पॉन्स इज अ स्टेट ऑफ हाई एक्टिविटी DNA repair is activated by bacteria that have been exposed to heavy doses of DNA damage agent। अगर किसी केमिकल के कारण DNA डैमेज होता है और बहुत हाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई केमिकल दिया गया हो जिसके कारण DNA डैमेज होता है, तो जो रिपेयर का प्रोसेस है वो SOS रिस्पॉन्स जो है उससे रिपेयर होता है। देयर DNA इज़ बेसिकली चॉप्ड टू शेड्स, जो DNA है उसकी कटिंग कर दी जाती है। एंड बैक्टीरिया अटेम्प्ट्स टू रिपेयर इट्स जीनोम एट एनी कॉस्ट, और बैक्टीरिया जीनोम को किसी भी कॉस्ट पे रिपेयर करने का जो है वो अटेम्प्ट करता है। SOS सिस्टम में एक रेगुलॉन होता है, दैट इज इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। SOS सिस्टम में एक रेगुलॉन होता है। रेगुलॉन क्या काम करता है? सारे DNA रिपेयर के से जुड़े हुए जीन्स को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। ड्यूरिंग
ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ दी SOS जीन्स आर नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय लेक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन डाइमर। नॉर्मल ग्रोथ में क्या होता है कि जो SOS जीन्स होते हैं वो लेक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन डाइमर से नेगेटिवली रेगुलेट होते हैं, है ना, नेगेटिव रेगुलेशन होता है इनका। अंडर नॉर्मल कंडीशन लेक्स ए बाइंड्स टू अ 20 बेस पेयर कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस इन दी ऑपरेटर रीजन फॉर दोज जीन्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो लेक्स ए होता है ना रिप्रेसर प्रोटीन, वो एक सीक्वेंस से 20 बेस पेयर की सीक्वेंस से ऑपरेटर रीजन के अंदर बाइंड करता है। ऑपरेटर रीजन में डिटेल में जब ओपेरॉन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। सम ऑफ द SOS जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एट सर्टन लेवल इवन इन द रिप्रेस्ड स्टेट। और SOS जीन्स में ये क्षमता होती है कि वो रिप्रेस्ड कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी ऑफ लेक्स से फॉर देयर SOS बॉक्स। ठीक है, कितनी एफिनिटी, कितना लगाव है SOS रीजन से, उस हिसाब से ये जीन्स रिप्रेस्ड कंडीशन में भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ SOS जीन्स ऑकर्स आफ्टर DNA डैमेज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड रीजन। जैसे ही क्या होता है, कहीं DNA डैमेज होता है किसी भी जगह पर, तो ये SOS जीन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और रेप्लिकेशन फॉक फॉर्म करेंगे। और जो DNA पॉलीमरेज है वो ब्लॉक होगा तो रैक एंजाइम क्या करेगा, इट फॉर्म्स अ फिलामेंट अराउंड ssDNA। जहाँ डैमेज हुआ है उस जगह पे ये जो रैक ए प्रोटीन है ये रीजन बना लेगा ATP डिपेंडेंट फैशन में और एक्टिवेट हो जाएगा। द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ रैक ए इंटरैक्ट्स विथ लेक ए रिप्रेसर टू फैसिलिटेट द लेक ए रिप्रेसर सेल्फ क्लीवेज फ्रॉम द ऑपरेटर। और क्या होगा, जो एक्टिवेटेड फॉर्म होगा रैक ए प्रोटीन का वो लेक्स ए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सेल्फ क्लीवेज जो है खुद हट जाएगा, क्लीव हो जाएगा ऑपरेटर रीजन से। Once the pool of LEC A decreases, repression of SOS gene goes down according to the level of LEX A affinity for SOS box। और जैसे ही LEX A जो है उसका लेवल कम होने लगेगा वैसे ही SOS जीन का क्या है, रिप्रेशन हो जाएगा, वो रिप्रेस होने लगेंगे। और ये डिपेंड करेगा कि कितना LEX A की एफिनिटी है SOS से। जैसे जैसे LEX A कम होता जाएगा वैसे वैसे SOS के जो जीन है वो फिर से क्या होते जाएंगे, डीएक्टिवेट होते जाएंगे। ऑपरेटर दैट बाइंड टू लेक्स ए वीकली आर द फर्स्ट टू बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड। वो भी ऑपरेटर्स लेक्स ए से कमज़ोर तरीके से जुड़ेंगे वो फुल्ली एक्सप्रेस होंगे। इन दिस वे लेक्स ए कैन सीक्वेंशली एक्टिवेट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर। और इस तरह से जो लेक्स ए है वो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर चला सकता है। कौन कौन से जीन हैं जो वीकली जुड़े होते हैं SOX बॉक्स से, तो लेक्स ए, रैक ए, UVR-A, UVR-B और UVR-D ये जो है ये वीकली जुड़े होते हैं SOX बॉक्स से, कमज़ोर तरीके से जुड़े होते हैं। एंड दे आर फुल्ली इंक्लूडेड इन द रिस्पॉन्स टू वीक SOS इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट्स। और ये फुल्ली रिस्पॉन्स से जुड़े होते हैं। द फर्स्ट SOS रिपेयर मैकेनिज्म टू बी इंड्यूस्ड इज न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर। और SOS मैकेनिज्म एक मोड ऑफ रिपेयर है। और SOS मैकेनिज्म की कैटेगरी में कौन आता है, जो हमने ऊपर देखा था ना न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर, वो भी SOS मैकेनिज्म की कैटेगरी में आता है। हुज एम इज टू फिक्स DNA डैमेज विदाउट कमिटमेंट टू अ फुल फ्लेज SOS रिस्पॉन्स। इसका काम DNA रिपेयर करना होता है ना। पूरी तरह से ये SOS रिस्पॉन्स नहीं देता लेकिन फिर भी क्या कर देता है, DNA को रिपेयर कर देता है। NER does not suffix to fix damage. The LEX A concentration is further reduced, so the repressor of genes with stronger LEX A box is included। ठीक है, और ये जो है ये काउंटर मैकेनिज्म होता है। LEX A की कंसनट्रेशन जो है वो SOS मैकेनिज्म से डायरेक्टली उसके जीन्स के एक्सप्रेशन से जुड़ी होती है। ठीक है, सेल ए स्टॉप्स दी सेल डिवीजन बाय बाइंडिंग। ठीक है, आप तो बस इस SOS मैकेनिज्म को इतना ही याद रखिएगा कि SOS और LEX A जो है वो मिलकर DNA रिपेयर का जो मैकेनिज्म है उसे रेगुलेट करते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर है इट इज़ अ टाइप ऑफ SOS, है ना। और ये जो है इसका एम DNA डैमेज को फिक्स करना होता है। ये फुल्ली SOS रिस्पॉन्स नहीं है बट इट इज़ अ मेजर टाइप ऑफ SOS रिस्पॉन्स, जहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और DNA रिपेयर को कॉज करते हैं, है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सम जीन्स में बी पार्शियली इंड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्सोजीनियस लेवल ऑफ DNA डैमेज
डैमेज वाइल द अदर। अच्छा, इसमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म में कुछ जो जीन्स होते हैं वो एक्सोजीनियस, यदि अंदर की कारणों से डीएनए डैमेज हुआ हो तब रिस्पॉन्स करते हैं, और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक्सोजीनियस कारण से अगर डीएनए डैमेज हुआ हो तब रिस्पॉन्स करते हैं। सीधे आप तो ये डायग्राम बना देना, डीएनए डैमेज जहाँ हुआ है पहले वो साइट रिकॉग्नाइज हुई सिंगल स्ट्रैंड वाली, देन रेके और एसओएस फिलामेंट वहाँ आकर जुड़ा, जिससे कि जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट हुए, एसओएस रीजन के जीन एक्टिवेट हुए और डीएनए का रिपेयर हो गया। ठीक है, इसके ज़्यादा डिटेल में आप मत जाना, सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी सफिशेंट है ना। देन रिसेंट स्टडीज़ में क्या है, कन्नर और मोडेस्टी ने टुगेदर डीएनए रिपेयर पे काम किया था 2001 में, और लाइट ड्रिवन एंजाइमेटिक कैटालिसिस को भी पिक्चर में लाए थे कि लाइट ड्रिवन रिपेयर भी होता है। फिर 2005 और 13 में विगली ने बैक्टीरियल डीएनए रिपेयर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दिए, और रेग बीसीडी और एड एबी ये जो प्रोटीन्स काम करते हैं इनको भी उन्होंने ही पता लगाया, इनके बारे में भी। देन डीएनए जो रिपेयर मैकेनिज़्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। अगर डीएनए डैमेज होने के बाद डीएनए रिपेयर नहीं हो तो जो प्रोसेस है पूरी की पूरी डीएनए डैमेज की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन डिस्टर्ब होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में म्यूटेशन होगा तो गलत ट्रांसक्रिप्शन, गलत ट्रांसलेशन होगा, हमारा जो पूरा का पूरा सेल का सिस्टम है, हमारा पूरा का पूरा जीनोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इससे कई सिंड्रोम भी होते हैं, अगर डीएनए के रिपेयर में म्यूटेशन हो जाए तो कई सिंड्रोम जैसे कोकाइने सिंड्रोम, फेनकोनी अनीमिया, ये सब डिसीजेस जन्म लेते हैं। डिसीज़ ध्यान रखिएगा कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो डीएनए रिपेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और डीएनए रिपेयर के जीन्स में भी अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो डीएनए रिपेयर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, शायद आज तक का बनाया हुआ मेरा सबसे लंबा वीडियो है, 50 मिनट का। टॉपिक भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो देख के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।